नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विषय समकालीन भारत भाग 2 अध्याय 3 जल संसाधन के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा, सबसे पहले जल की कमी से प्रभावित जो क्षेत्र हैं वो हैं ख ग घ, यानी कि अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र और कम वर्षा वाले क्षेत्र। तो ये तीनों यहाँ पर जल की कमी से प्रभावित क्षेत्र हैं। और जल की कमी से अप्रभावित क्षेत्र यहाँ पर क, यानी कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ग, यानी कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। तो यहाँ पर हमारा ग उत्तर सही होगा। तीसरा, यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें गलती पहचानें और दोबारा लिखें। तो हम इनको सही करके लिखेंगे सीधा उत्तर ही। जैसे क में लिखेंगे, शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में बाधा डाली है। ख, नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिससे तलछट बहाव कम हो जाता है। तीसरा, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर किसान भड़क उठे। चौथा, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के कारण छत वर्षा जल संग्रहण की लोकप्रियता कम हो रही है। अब है दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। इसमें पहला प्रश्न, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। इसमें हम उत्तर लिखेंगे, विश्व में प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल सतही अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिसका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है, अतः जल नवीकरण योग्य संसाधन है। अब है प्रश्न नंबर 2, जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। उत्तर में लिखेंगे, जल दुर्लभता आवश्यकता की तुलना में स्वच्छ जल की कमी होना जल दुर्लभता कहलाती हैं। अब जल दुर्लभता के कारण सबसे पहला, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या, जल का असमान वितरण, वर्षा की कमी, जल का अति दोहन, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण में वृद्धि आदि। प्रश्न नंबर 3, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर में बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ। तो सिंचाई, विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौ संचालन तथा मत्स्य पालन, ये हमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं से लाभ होते हैं। हानियों में हम लिखेंगे, लोगों का विस्थापन होता है, नदी जल आवासों में भोजन की कमी हो जाती है, जलाशय की तली में तलछट जमा हो जाता है तथा प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होना आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 3, इनके हमें उत्तर 120 शब्दों में देने हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे खडीन और चौहड़। तो राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, जिससे भूमि की सिंचाई की जा सके तथा संरक्षित जल को कृषि के काम में प्रयुक्त किया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खदीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। टांका और भूमिगत टैंक, राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेष रूप से बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग प्रत्येक घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे के समान होता था। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा तथा 2.40 मीटर चौड़ा टांका था। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे मुख्य घर अथवा आंगन में बनाया जाता था। ये घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते थे। छत से वर्षा का जल इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता है। अब है प्रश्न नंबर 2, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। उत्तर में हम लिखेंगे, भारत में प्राचीन काल से ही वर्षा जल संग्रहण की परंपरा रही है।
तत्कालीन समय में जल संग्रहण के उन्नत तरीकों के प्रमाण भी मिलते हैं। उस समय नहरों, तालाबों, टैंकों तथा बावड़ियों आदि के रूप में जल संग्रहित किया जाता था। आधुनिक काल में भी जल संग्रहण की इन पद्धतियों द्वारा निम्न प्रकार जल संरक्षण एवं भंडारण किया जा रहा है। सबसे पहला, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल यानी पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। दूसरा, राजस्थान में वर्षा जल को कृत्रिम रूप से विकसित कुओं यानी टांकों में जमा कर लिया जाता था और वर्तमान समय में भी ये तरीके कारगर हैं। तीसरा, पश्चिमी बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जलवाहिकाएं बनाते हैं। और चौथा, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि जल को संरक्षित करके खेतों में काम में लिया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर में खदीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। पांचवा, आधुनिक काल में बेकार पड़े कुओं तथा हैंडपंपों के माध्यम से भी छत वर्षा जल संग्रहण किया जा रहा है। छठा, कर्नाटक के मैसूर जिले के एक सुदूर गांव गंडाथूर में ग्रामीणों ने अपने घरों में जल आपूर्ति हेतु छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। सातवां, मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करने की 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक कम करके पौधों पर छोड़ दिया जाता है। आठवां, मेघालय की राजधानी शिलांग में वर्षा जल संग्रहण की पद्धति प्रचलित है। इस शहर के लगभग प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% भाग की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से होती है। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।